वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का जो राजनीति विज्ञान का चैप्टर है न्यायपालिका, उसके बारे में देखते हैं। 3 प्रकार की हमारी न्यायपालिका उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या कहता है आपका, संवैधानिक सरकार पर आधारित किसी राजनीतिक व्यवस्था में संवैधानिक सरकार, जब न्यायपालिका आएगी तो न्यायपालिका क्या है, संवैधानिक है। तो उसके सरकार पर आधारित किसी राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाने, नियम लागू करने और नियम की व्याख्या करने के लिए प्रकार ये 3 चीजें हमारे पास, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, 3 संस्थाओं में बांटा गया है। तो हम इसमें से आज न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की नियुक्ति कैसी होती है, उसको हटाया कैसे जाता है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है। न्यायपालिका का सरकार का एक अनिवार्य अंग है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष या तथा सक्षम और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। मतलब कानून का शासन सही से चलाए और उसकी सर्वोच्चता सर्वोपरि रखे और उसकी सुनिश्चित करे कि भाई इसकी सर्वोच्चता हमेशा सर्वोपरि। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है किसी एक व्यक्ति की तानाशाही ना हो या किसी एक समूह का क्या ना हो, तानाशाही ना हो। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से क्या हो, मुक्त हो। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसके शीर्ष स्थान पर क्या है हमारा, उच्चतम न्यायालय। उसके अधीन है उच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं, जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय को विधायिका का तीसरा सदन भी कहा जाता है। जो आपकी कार्यपालिका है, विधायिका है, विधायिका का तीसरा सदन भी इसको कहा जाता है, जहां पर विधायिका की शक्तियों का न्यायालय के साथ संतुलन बनाया जाता है। जो विधायिका की शक्तियां हैं उसको न्यायालय के साथ संतुलन बना के चलते। आइए हम इसका उद्देश्य पढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस इकाई में हम जानेंगे कि भारतीय न्यायपालिका का प्रधान, संयोजन, अधिकार क्षेत्र तथा प्रकार क्या है। इसको पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो गए कि उच्चतम न्यायालय के संयोजन को हम समझ पाएंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के कार्य और क्षेत्राधिकार को हम जान पाएंगे। न्यायिक पुनरीक्षण को समझ सकेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा के रूप में भी महत्व को समझ सकेंगे और न्यायिक सक्रियता को भी समझ सकेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इसका। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था 3 श्रेणियों में बांटा गया। शीर्ष पर क्या है हमारा, उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे निचले स्थान पर सत्र न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एक एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, उस टाइम से ली गई है और ये केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है।
उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था के रूप में भी किया गया कि संविधान सब जगह से क्या होगा, लास्ट उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या करेगा। कोई भी मामला आता है तो लास्ट किस पे आएगा, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। तो देखते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा होता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 124(1) के प्रावधान के अनुसार की जाती है। जब मूलत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई उस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या थी, 8, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 7 उसके सहायक अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1 के मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संसद के द्वारा 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या थी, 10 निश्चित की गई थी। कालांतर में ये संरचना 1960 में 13, फिर 1977 में 17 और 1986 में 25, इसके बाद 2009 में 31 तथा 2019 में 34 की गई। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो उसके साथ क्या करी, संख्या बढ़ाते गए। ये था उच्चतम न्यायालय का गठन। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन कौन भाग लेता है, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। अन्य अनुच्छेद 124(2) में संविधान शर्त रखता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद जिन्हें वो आवश्यक समझता है अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करेगा और फिर जिसको उसको आवश्यक समझता है, उसको सही लगता है, उसके हिसाब से अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझता है। राष्ट्रपति देखेगा कि किससे उसे विचार विमर्श करना है या नहीं करना है। ठीक है। इस स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश का मामला एक राजनीतिक विवाद बन गया है। इतना होने के बावजूद भी, स्पष्ट होने के बाद भी राजनीतिक मामला क्या है, एक विवाद बन गया। 1950 से 1973 तक व्यवहार में ये था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। मतलब 50 से 73 तक ये चल रहा था कि जो उच्चतम न्यायालय में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब A.N. राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा 1977 में M. हमीदुल्लाह को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। परामर्श, अब जब इस परामर्श पर विवाद है तो देखते हैं क्या विवाद है। उपरोक्त उपबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्या दी गई है, अलग अलग व्याख्या दी गई है। प्रथम न्यायाधीश मामले में 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। परामर्श देते हो आप, उसका मतलब सहमति नहीं है कि उसने उस पर सहमति दी थी, वरन विचारों का आदान प्रदान है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो विचारों का क्या आदान प्रदान है। आप मुझे राय दे रहे हो कि ये चीजें करनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज पे सहमति होगी। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसलों को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है, कि मतलब आप परामर्श दे रहे हो तो आप अपनी क्या दे रहे हो, सहमति दे रहे हो कि भाई मुझे ये चीज सही है। इस तरह तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा।
मतलब तीसरे में क्या आ गया कि भी परामर्श दे दिया तो हम समझेंगे कि बहुत सारे न्यायाधीशों ने अपनी विचार प्रक्रिया तहत अपनी विचार बता दिए। ठीक है, तो उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह करनी चाहिए। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वो नियुक्त के लिए सिफारिश नहीं भी आ जाएगा। अगर 4 हमने न्यायाधीशों से सलाह लिया, उसमें से 2 ने भी मना कर दिया तो उसको नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेजा जाएगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि बिना अन्य न्यायाधीश के सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है उसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, ठीक है, उसके लिए वो बाध्य नहीं। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग से प्रस्तापित किया। मतलब एक नया निकाय बन गया, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि भाई ये अभी असंवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय पर निर्णय चौथे न्यायाधीश मामले 2015 में आया। अब न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या है, मतलब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए जिससे क्या है होते कि उसका चयन किया जाए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। पहला क्या है कि उच्च न्यायालय का 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा भी होता है उससे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। उच्च न्यायालय या जिला अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर दोनों में वकील होना चाहिए कम से कम 10 साल। एक और है राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। अगर सम्मानित नहीं है तभी भी नहीं होगा। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी हो सकता है। नोट क्या कह रहा है कुछ, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। कोई आयु का उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है, ये था न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। अब आता है हमारा न्यायाधीशों को हटाना। ये हम उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं और किसी न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं। एक है कि अगर उसका कदाचार साबित हो जाता है तो उसको हटा सकते हैं, अथवा योग्यता की दशा में हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रारंभ की जाती है। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही करनी है पहले राज्यसभा में। अब किसी दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में किसी में भी प्रारंभ करके दूसरी सभा में जाएगा। देखते हैं प्रक्रिया। यदि प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ होती है तो लोकसभा के मामलों में निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाता है। भाई अब निष्कासन अभी नहीं हुआ, प्रस्ताव डाला गया। निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। एक लोकसभा के अपने अधिकार के ऊपर है, अपने मनोज्ञान के ऊपर है कि वो उसको करे या ना करे, देखे कि सही है या नहीं है, वो उसके ऊपर है। यदि निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, यदि निष्कासन प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन करके जांच के लिए भेजा जाता है। अब इसमें 3 समिति का गठन किया जाता है तो इसमें क्या होते हैं, 3 लोग होते हैं। तो समिति में शामिल होना चाहिए 3 सदस्य हैं हमारे। देखते हैं 3 सदस्य कौन कौन से हैं। मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी भी होना चाहिए। ये समिति में शामिल होंगे जो उसकी जांच करेंगे।
यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का या दोषी असक्षम पाती है तो लोकसभा इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके बाद प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद किसके पास भेजा जाता है? राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा में भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है। तो ये था हमारा लोकसभा में आता है। अगर राज्यसभा में आए तो यदि प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ हो तो क्या होता है? राज्यसभा के मामले में निष्कासन प्रस्ताव 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करके प्रस्तुत होता है। निष्कासन प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति के पास भेजा जाता है। अब इसमें क्या है? 50 सदस्य और लोकसभा में कितना था? 100 सदस्य। राज्यसभा सभापति या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसे अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा सभापति को इसके जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करती है। अब 3 सदस्य में कौन कौन से समिति लोग शामिल हैं? मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रतिष्ठित न्यायवादी। ठीक है। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का कोई दोषी या असम पाती है तो राज्यसभा इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके बाद प्रस्ताव किसमें? राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है। यदि लोकसभा में भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति के बाद भेज दिया जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देता है। बोथ इससे कुछ हमारे प्रश्न भी हैं जिसको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो इससे। ये था हमारे चुनने और हटाने का प्रक्रिया थी। अब उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं जो हम पढ़ते हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वो संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। उच्चतम न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दिए गए हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकारों को भी उल्लेखित किया गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यहां न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ अपील का अंतिम न्यायालय भी है। मतलब क्या है? आपका उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्या एवं संरक्षक भी है। मतलब नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की व्याख्या भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों में निम्नलिखित चीजें हैं। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या है? मूल अधिकार, दूसरा अपीलीय, तीसरा सलाहकार, चौथा न्यायिक समीक्षा और अन्य शक्तियां भी हैं। पहला पढ़ते हैं हम मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कुछ ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। ऐसे मुकदमों को पहले निचली अदालतों में सुनवाई की जरूरत नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में भी प्रथम है। मौलिक क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कोई विवाद जो केंद्र वो अधिक राज्यों के बीच हो, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों की तरफ होना, एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या दो से अधिक राज्यों के बीच, ये कोई भी मामला हो कहां जाएगा? सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगला देखते हैं। उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है कि किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में इतर अनन्य मौलिक अधिकार भी हैं, क्षेत्राधिकार भी हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों के संविधान भाग 3 में प्रकल्पित मौलिक अधिकार में से किसी के भी बाध्यकरण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय के जाने का अधिकार है। जो हमारा 32 अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, जिसमें 5 आपके रीड दिए हुए, अगर उसमें कुछ होता है तो आप सीधा किस पे जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। ये था हमारा मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है आपका? अपीलीय अधिकार।
जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी है बल्कि ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर भी स्थानांतरित है। मतलब लास्ट आपका अपीलीय उच्चतम न्यायालय। तो हम देखते हैं अपीलीय में क्या आता है। फर्स्ट क्या है, संविधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है यदि न्याय उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि मामलों में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है, तो आप उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में जा सकते। दीवानी नागरिक मामले में अपील। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सामान्य महत्व से पूरक प्रश्न पर आधारित है। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि भाई मामला ये क्या है, सामान्य से महत्व है, तो उसको क्या आप उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हो दीवानी मामले में। अगर तीसरा क्या हमारा अपीली आपराधिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोषामोचन के आदेश को पलट दिया हो या सजाए मौत दी हो। या तो दोषामोचन पलट दिया या सजाए मौत दी हो। किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया हो जो उसे सजाए मौत दी हो। ये प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। ये तीन चीजें होगी तो मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा। पहले दोनों मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप है, मतलब दो मामले होते हैं जिसमें उसको दोषी अधिकार दिया, सजाए मौत दी गई है तो वहां जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं है। अगर उच्च न्यायालय ने उसको क्या दिया हो, नीचे जिला न्यायालय से आया और उच्च न्यायालय ने उसको दे दिया हो कि भाई आपको क्या कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया है, तो आप उसमें आगे नहीं जा सकते। चौथा क्या है, विशेष अनुमति द्वारा अपील। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामलों से जुड़ी हो। फैसला किसी न्यायालय या पंचायत से संबंधित हो। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। यह एक विवेकानुसार शक्ति और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम होता है। ये किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर या श्रम या राजस्व। ये किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, सलाह क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों मामलों में 143 में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर विधिक प्रश्न पे सलाह ले सकता है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रस्तावना आदि सनद मामलों पर भी विवाद के उत्पन्न में भी वो सलाह ले सकता है। फोर्थ क्या हमारा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को उसके अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय, उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के पुनरीक्षण का अधिकार है, दोबारा उसका पुनरीक्षण कर सकता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है। इसके तहत वो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, मतलब अपने ही दिए हुए पे दोबारा पुनरीक्षण कर सकता है मामलों पे। फिफ्थ क्या है, अन्य शक्तियां हैं। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को कोई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के लिए मंगवा सकता है, उसका निपटारा भी कर सकता है। अनुच्छेद 141 में ये प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की विधियों भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी। ठीक है। फोर्थ है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। इससे आपके कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक, तो ये था हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से कुछ रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उच्च न्यायालय को डिटेल में पढ़ेंगे।